हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एक क्विक रिवीजन की। हालांकि ये नोट्स आप सभी के पास होंगे, तो जिनके पास भी नहीं है या परीक्षा के अंतिम समय में अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने का मन है कि फटाफट क्विक रिवीजन हो जाए, तो चलिए आज इसी में हम बात करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम इस नोट्स के थ्रू यूनिट 8, 9, 10 तो हम यहाँ पे देख लेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम दूसरे वीडियोस में देख लेंगे। चलिए आज की क्विक रिवीजन हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूपीएचएससी के अंदर आपको कवि और लेखक दिए गए हैं उनके जन्म वर्ष कब कब हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कविता से। तो कविता में सबसे पहले नाम आता है विद्यापति का, जिनका जन्म वर्ष है 1380 ईस्वी, कबीर 1398, सूरदास 1478, जायसी 1492, मीराबाई 1498, तुलसीदास 1532। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको जन्म वर्ष है क्रमानुसार पूछने के लिए आ जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी इसमें आपको कवि लेखक दिए गए हैं, 1 से 2 प्रश्न आपका इस टॉपिक पे ज़रूर बन जाएगा। रसखान का है 1548, केशवदास 1555, रहीमदास 1556, बिहारी 1595, भूषण का 1613। फिर इसके बाद आते हैं घनानंद जी, जिनका है 1673, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ से आपका आधुनिक काल शुरू हो जाता है। अगर इसमें भी पूछा जाएगा तो देख सकते हैं आप कि इसमें आपको विद्यापति से लेके यहाँ तक आपको रसखान तक एक साथ आ सकता है, क्योंकि भक्ति काल के ये तो खैर विद्यापति तो आदिकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी कबीर, सूरदास ये सब जो है आपके इसमें आ जाएंगे भक्ति काल में। रीति काल के कवियों का क्रम एक साथ आ सकता है। देखिए, केशवदास, रहीमदास, रहीमदास तो नहीं है इसमें, केशवदास, बिहारी, भूषण, घनानंद, ये जो हैं ये 4 इनका आ सकता है क्रम, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आधुनिक काल के कवियों का एक साथ क्रम आ सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, निराला 1896, सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907, दिनकर 1908, नागार्जुन 1910, शमशेर बहादुर सिंह। अब यहाँ पे देखिए, कई बार प्रश्न क्या आ जाता है कि निम्न में से कौन से 3 कवियों का जन्म वर्ष 1911 ईस्वी है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या निम्न में से किस कवि का 1911 जन्म वर्ष नहीं है। यहाँ पे 3 कवि दिए गए हैं जिनका 1911 में ही है। पहले है शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म वर्ष है 13 जनवरी 1911। फिर है अगेय जी 7 मार्च 1911। फिर है केदारनाथ अग्रवाल 1 अप्रैल 1911। तो इन तीनों का 1911 में ही आता है। फिर इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी। ये हो गए हमारे कविताओं के लेखक, कवि के बारे में। अब बात करेंगे उपन्यासों का, कि उपन्यासों में कौन कौन से लेखक जो हैं दिए गए हैं, उनके जन्म वर्ष आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है प्रेमचंद जी 1880 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा 1889 ईस्वी, चतुर्सेन शास्त्री 1891 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा 30 अगस्त 1903 ईस्वी, यशपाल 3 दिसंबर 1903 ईस्वी। इन दोनों का 1903 में आता है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, अगेय जी 1911, भीष्म साहनी 1915, अमृतलाल नागर 1916, फणीश्वरनाथ रेणु 1921, श्रीलाल शुक्ल जी, तो श्रीलाल शुक्ल जी 1925 ईस्वी, शिव प्रसाद सिंह 1928 ईस्वी, मन्नू भंडारी जी 1931 ईस्वी। ये हो गए उपन्यासकारों के जन्म वर्ष, जिनसे क्रम पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से आपको आलोचक दिए गए हैं, उन आलोचकों के जन्म वर्ष। तो सबसे पहले हैं शुक्ल जी 1884 ईस्वी, नंद दुलारी वाजपेयी 1906 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र 1915 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी, विजय देव नारायण शाही 1924 ईस्वी, नामवर सिंह 1927 और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी 1931 ईस्वी। ये हो गए आलोचक। इसके बाद इसके अंतर्गत हमें 2 और आलोचक पढ़ना है। मुक्तिबोध, ये तो कविताओं के अंतर्गत है, मुक्तिबोध और धूमिल। जो ऊपर आप कविताएं पढ़ रहे थे, तो मुक्तिबोध का आएगा 1917 और धूमिल का 1936। ये कविताओं के अंतर्गत ही उसका ही पार्ट है, ठीक है।
आलोचकों का यहीं तक था, यही आलोचक है। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे कहानीकारों की। ठीक है, कि कौन कौन से जो है इसमें कहानीकार जो है उनके जन्म वर्ष आपको देखने हैं। प्रेमचंद जी 1880 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, राजा राधिका रमन सिंह 1890 ईस्वी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक 1891 ईस्वी, जैनेन्द्र 1905 ईस्वी, अज्ञेय 1911 ईस्वी, भीष्म साहनी 1915 ईस्वी, इसको साहनी कर लीजिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु 1921 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 ईस्वी। अब यहाँ पे राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा जी का दोनों का 1929 ईस्वी है, लेकिन डेट में फ़र्क है। तो राजेंद्र यादव जी 28 अगस्त 1929 ईस्वी, निर्मल वर्मा 3 अप्रैल 1929 ईस्वी। फिर है उषा प्रियमवदा 1931 ईस्वी, कमलेश्वर 1932 ईस्वी। ये हो गए हमारे कहानीकार जो सिलेबस में दिए गए हैं। फिर बात करेंगे निबंधकारों की कि कौन कौन से निबंधकार आपको इसमें पढ़ने हैं, उनके जन्मवर्ष देखने हैं। तो निबंधकारों का जन्मवर्ष अधिकतर देखा ही जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट 1884 ईस्वी, भारतेंदु 1850 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, सरदार पूरन सिंह 1891 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, हरिशंकर प्रसाई 1924 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र 1926 ईस्वी। यहाँ तक हो गए हमारे निबंधकारों के बारे में। अब पहले हम बात करेंगे नाटककारों की कि कौन कौन से नाटककार जो है आपको पढ़ने हैं। ठीक है, भारतेंदु जी 1850 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अश्क 1910 ईस्वी, मोहन राकेश 1924 ईस्वी, धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल 1927 ईस्वी। तो ये हो गए नाटककारों के जन्म वर्ष। अब बात करेंगे अन्य गद्य विधाओं की। तो इसमें आपको बनारसी दास चतुर्वेदी 1892 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर 1912 ईस्वी, जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु 4 मार्च 1921 ईस्वी, और अमृत राय जी का भी 1921 ईस्वी है, लेकिन 3 सितंबर 1921 ईस्वी। फिर है निर्मल वर्मा 3 अप्रैल 1929 ईस्वी, विष्णुकांत शास्त्री 2 मई 1929 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह 1937 ईस्वी। तो ये हो गए हमारे जितने भी जो दिए गए हैं विधाएं, उनके कवि, लेखक, नाटककार सबके बारे में, उनके जन्म वर्ष। इसमें आप किसी का भी क्रम आए तो आप इजीली इनको देख सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे जो कथा साहित्य हैं उनके अंतर्गत, यानी यूनिट 9 के अंतर्गत जो भी आपको उपन्यास दिए गए हैं, कहानी दिए गए हैं, उनके प्रकाशन वर्ष की। सबसे पहला है गोदान, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी, प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। वृंदावन लाल वर्मा कृत विराटा की पद्मिनी पढ़ना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। नदी के द्वीप अज्ञेय जी के द्वारा 1951 ईस्वी। मैला आंचल रेणु जी कृत 1954 ईस्वी। वयम रक्षामः शास्त्री जी के द्वारा चतुर्सेन शास्त्री 1955 ईस्वी। झूठा सच यशपाल कृत 1958 ईस्वी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959 ईस्वी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल कृत 1968 ईस्वी। मनो भंडारी आपका बंटी 1970-71 के बीच। फिर है अमृतलाल नागर मानस का हंस 1972 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा 1973 ईस्वी। भीष्म साहनी बसंती 1980 ईस्वी। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद 1988 ईस्वी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है उपन्यास है, उनके प्रकाशन वर्ष है। तो अभी हमने उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष देखे। अब हम बात करेंगे कि उपन्यासों को कौन से पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी कृत, इसको पद्मश्री पुरस्कार जो है मैला आंचल को मिल चुका है 1970 में। फिर है अगला भूले बिसरे चित्र, इसके लिए भगवती चरण वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में मिला है। फिर है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल कृत, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिल चुका है।
फिर है नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का। इस उपन्यास को साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? 1990 और 91 में, ठीक है। फिर है झूठा सच उपन्यास यशपाल कृत। इस उपन्यास को सोवियत लैंड पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। फिर है मानस का हंस अमृतलाल नागर कृत। इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अमृत और विष हेतु मिला था वैसे तो, लेकिन इसको भी चर्चित में ये भी रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है लेखकों का। हमने जन्म वर्ष तो पढ़ लिया है, उसके बाद कई बारी जगह का, जन्म का स्थान भी पूछ लेते हैं। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म स्थान है वो है लम्ही वाराणसी। वृंदावन लाल वर्मा जी का है मऊरानीपुर झांसी। चतुर्सेन शास्त्री का है चादोक बुलंदशहर यूपी। यशपाल जी का है फिरोजपुर छावनी पंजाब। भगवती चरण वर्मा जी का है शफीपुर उन्नाव यूपी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया में। अज्ञेय जी का है कसिया कुशीनगर में। और अमृतलाल नागर का है आगरा यूपी में। तो यहाँ से एक प्रश्न जो बन सकता है वो ये है कि निम्न में से कौन से उपन्यासकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, या निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो बाकी सारे तो मैं कहूँगी यहाँ पे यूपी से ही है। अगर बात करें तो यशपाल और यशपाल जी जो है वो यूपी से नहीं है। बाकी सारे आपके यहाँ पे यूपी से ही हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और रह गए हैं। भीष्म साहनी 1915 रावलपिंडी, जो कि अब क्या है पाकिस्तान में है, ठीक है, यहाँ से ये थे। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म हुआ था औराही हिंगना पूर्णिया बिहार। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का भी पढ़ा है। मन्नू भंडारी जी भानपुरा बदसोर एमपी के हैं। और शिव प्रसाद सिंह ये जलालपुर वाराणसी यूपी के हैं। और श्रीलाल शुक्ल भी अतरौली लखनऊ यूपी से है, ठीक है। तो चेंज यहाँ पे 2-3 में है। फणीश्वर नाथ रेणु, मन्नू भंडारी जी और यशपाल जी, ये सभी इनका अंतर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया गोदान के बारे में, इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में। 36 भागों में विभाजित है, 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है। अंतिम पूर्ण उपन्यास है उनका ये। और इसमें गाँवों का नाम अधिकतर पूछ लेते हैं, तो सीमरी और बेलारी गाँव का जिक्र है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आप सभी को आता ही है। हालांकि पात्रों के नाम आपने इसमें पढ़ ही रखे हैं, ठीक है। फिर है विराटा की पद्मिनी, इसका प्रकाशन वर्ष भी है 1936 ईस्वी। ये किस उपन्यास के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत। इसमें बुंदेलखंड की वीरता, संस्कृति और जनजीवन का चित्रण है। दांगी कन्या कुमुद और एक राजकुमार के प्रेम की कहानी है। पद्मिनी का क्या अर्थ है? कि जो चंपा के समान गोरी, सुगंधमय तथा कमल के समान कोमल स्त्री हो, उसको पद्मिनी कहते हैं। इस उपन्यास में जो चित्रित स्थान है वो है रामनगर, दलीप नगर, विराटा, कालपी, विक्रमपुर, गोरामहिया, पालर, भांडेर, सालोन, भरौली और बड़नगर। तो इन स्थानों का इसमें जिक्र है। इसके अलावा इसमें कुछ नदियों का भी जिक्र हुआ है, वो है बेतवा और पहुज नदी, ठीक है। और इसके बाद इसमें पंच नदी का जिक्र है। तो हो सकता है आपको पंच नदियों में पूछने की कौन सा शामिल नहीं है। तो यमुना, चंबल, सिंधु, पहुज नदी और कुमारी नदी, तो इन पंच नदियों का इसमें बताया गया है। पात्र आपने पढ़ लिए होंगे, बाकी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक एक पात्र पढ़ूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो उपन्यास है वो है नदी के द्वीप, प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। ये उपन्यास कुल 11 शीर्षकों में विभाजित है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, व्यक्तिवादी चरित्र प्रधान है, ठीक है। और उपन्यास में 3 अध्याय हैं और अध्यायों के बीच में क्या है, अंतराल दिया गया है, ठीक है। ये सभी इसके पात्र हैं। और फिर आते हैं, अगला उपन्यास है मैला आंचल 1954 ईस्वी, ठीक है। कुल पृष्ठों की बात करें तो 250 है। कुल खंडों की बात करें तो इसमें कुल 2 खंड है।
पहले खंड में स्वतंत्रता पूर्व के गांव का चित्रण है और दूसरे खंड में स्वतंत्रता के बाद जो बदला हुआ परिवेश है, बिखराव है, उन सभी का चित्रण है। परिच्छेद इसमें अधिकतर पूछा जाता है तो 67 परिच्छेद है। पहले खंड में 44 परिच्छेद है, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है और इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के ग्रामीण के मेरीगंज गांव का इसमें वर्णन है। तो ग्राम अधिकतर पूछा जाता है इसका, तो मेरीगंज। और उपन्यास का नाम जो है, यानी उपन्यास का नायक कौन है, तो उपन्यास का नायक कौन है, तो इसका नायक मेरीगंज है। और इस उपन्यास की जो समीक्षा है नलिन विलोचन ने जी है जो है सबसे पहले की थी, ठीक है। और इसके भूमिका में क्या लिखा है उन्होंने, इसमें धूल भी है, शूल भी है, तो ये चीज़ तो आपने पढ़ी ही है। और जो आपसे प्रीवियस में क्वेश्चन में पूछा गया था वो आपको इस नोट्स में मिल गया होगा कि उपन्यास के नामकरण के संबंध में रेणु जी ने स्वीकार किया है, तो उन्होंने यही लिखा था कि ये किसकी पंक्तियां हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वही लाइन आपको यहाँ पे दी गई कि पंत जी की कविता से लिया गया है। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, ठीक है, ये इसमें दिया गया है। और ये देखिए, ये इससे अगला अगर मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊं तो ये उपन्यास के प्रथम खंड 27वें परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत के मुंह से ये गीत निकलता है। तो कहाँ पे ये है, ये भी पॉइंट इसमें दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, जैसे कि इसमें प्रश्न पूछा गया था। और इसमें 1942 से लेकर 1948 तक की राजनीतिक गतिविधियों का अंकन किया गया है, ठीक है। उपन्यास के प्रमुख टोले कौन कौन से हैं, टोलों पे प्रश्न आ जाता है। तो देखिए, राजपूत टोला जिसके नेता है रामकृपाल सिंह, फिर है यादव टोला जिसके नेता है खिलावन यादव, फिर है कायस्थ टोला विश्वनाथ प्रसाद का, फिर है ब्राह्मण टोला जो कि जोतकी काका का है, फिर है ततमा हती टोला या फिर तंत्रिका क्षत्रिय टोला जो कि महंगू दास का है, ठीक है। तो ये कुछ प्रसिद्ध टोले हैं। फिर प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कौन सी प्रमुख पार्टियां हैं। तो पहला है राजनीतिक पार्टी है जिसमें कांग्रेस, महात्मा गांधी यानी उनके लिए तो गांव की भाषा में गन ही प्रयुक्त हुआ है, राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र बाबू और जवाहिर लाल यानी जवाहर लाल। तो राजनीतिक पार्टियां ये कुछ इसमें बताई गई है। फिर सोशलिस्ट पार्टी है जो सोशलिंग शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो कालीचरण और वासुदेव है उसमें। और गांधीवादी कौन है, तो बावन दास है। तो ये कुछ प्रमुख पार्टियां हैं। पात्र आप सभी ने इसमें पढ़े ही हैं, तो पात्र मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि पात्र आप सभी ने बहुत पढ़ रखा है। फिर आते हैं अगले उपन्यास, तो वो है वयम रक्षामः। इसमें हमें रावण के जीवन का संघर्ष दिखाया गया है। इस उपन्यास का नायक कौन है, तो रावण है। और रामायण आप सभी ने पढ़ी हुई है, तो क्या क्या है इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने इसमें क्या कहा है कि मेरे हृदय और मस्तिष्क में भावों और विचारों की जो आधी शताब्दी की प्रज्ञा पूजी थी उसको मैंने वयम रक्षामः में झोंक दिया है। इस उपन्यास में मेरे जीवन भर के अध्ययन का सार है। ये कथन चतुरसेन शास्त्री जी ने इस उपन्यास के विषय में कहा है। और वयम रक्षामः का अर्थ क्या है, तो वो है हम रक्षा करते हैं। और ये क्या था, रक्षा संस्कृति का नारा था, ठीक है। फिर है झूठा सच उपन्यास जो कि विभाजन पर आधारित है। तो इसमें विभाजन के समय की स्थिति और स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति है ये है। ये दो भागों में विभाजित है, वतन और देश का भविष्य, ठीक है। प्रकाशन वर्ष दोनों का देख लीजिए। इसके पहले भाग में लाहौर, तो दूसरे भाग में दिल्ली की कथा का वर्णन है, ठीक है। उपन्यास जो है कुल 1250 पृष्ठों का है। उपन्यास के पात्र सब तो आपने देख ही लिए होंगे। यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। फिर बात करेंगे भूले बिसरे चित्र उपन्यास का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी।
ये कुल 5 खंडों में विभाजित है। इसमें मध्यवर्गीय 4 पीढ़ियों की कथानक जो है दी गई है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि नायक है, क्योंकि इसमें 4 पीढ़ी का दिखा रखा है, तो चारों पीढ़ियां अपने में एक नायक है। तो इसमें संयुक्त परिवार का विघटन कैसा होता है, कैसे टूटता है, इसका जो है चित्रण किया गया है। कथा की बात करें कि ये कथा कुल कितने कालखंड की है, तो इसमें 1880 से लेके 1930 ईस्वी तक की कथा का वर्णन है। लगभग 50 वर्षों की कथा जो है इसमें कही गई है। प्रश्न यहाँ बन जाता है कि किस उपन्यास को नॉवेल पीरियड नॉवेल कहा गया है, तो भूले बिसरे चित्र को। इसकी शैली क्या है, वर्णनात्मक शैली है, और इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है। अब 4 पीढ़ियां कौन कौन सी है, तो पहली पीढ़ी में आ जाते हैं मुंशी शिवपाल, जो कि अर्जी नवीस के पद पर थे। दूसरी पीढ़ी में ज्वाला प्रसाद है, जो कि नायब तहसीलदार थे। तीसरी पीढ़ी होती है गंगा प्रसाद की, जो कि डिप्टी कलेक्टर थे। चौथी पीढ़ी नवल की है, जो राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है और कांग्रेस कार्यकर्ता है। ठीक है, ये हो गई हमारी चारों पीढ़ी। अब इसमें जोड़े कौन से हैं, मतलब पति पत्नी कौन से हैं, और इसके अलावा अगर उनका कोई किसी तीसरे से अफेयर है, संबंध है, तो वो कौन से थे। तो देखिए, ज्वाला प्रसाद है, उनकी पत्नी है जमुना, और ज्वाला प्रसाद का जो संबंध था वो था जयदेई से। फिर है घसीटे छिनकी, जो कि नौकर होते हैं वहाँ पे मुंशी शिवपाल के यहाँ पे। और जो शिवपाल होता है पहली पीढ़ी का, उसके साथ छिनकी का संबंध होता है। फिर है गंगा प्रसाद, जिसकी पत्नी होती है रुक्मिणी। गंगा प्रसाद जो है तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि है। उसका संबंध जो है संतो व मलका से होता है, 2 लड़कियों के साथ अलग दिखा रखा है। फिर है प्रभुदयाल, जिसका संबंध जो है जिसकी पत्नी जो है कौन होती है, जयदई, और इसी जयदई का संबंध जो है ये ज्वाला प्रसाद से होता है। ठीक है। मुंशी राम सहाय, इनकी पत्नी है महारानी। राधा विशन, इनकी पत्नी है सत्यवंती या फिर संतो। फिर है रिपु रमन, जिनकी पत्नी है रूपवती, और रूपवती का जो संबंध है वो शिव प्रताप से है। ठीक है, ये कुछ चौथी पीढ़ी में भी आपको ये सब चीज़ें, तीसरी पीढ़ी में जो है देखने को मिलेगा। पहले खंड में मुंशी शिवपाल से लेकर ज्वाला प्रसाद के घाटमपुर की जगह कौन सी है, तो देख लीजिए। ज्वाला प्रसाद के जो कहानी है वो घाटमपुर स्थान की दी गई है, और वहाँ की घटनाएं वगैरह हैं, और गंगा प्रसाद के जन्म तक का वर्णन दिया गया है। दूसरे खंड में जो शिवपाल हैं, जहाँ पे पहली पीढ़ी शुरू होती है, उनकी मृत्यु दिखाया गया है। और जो ये ज्वाला प्रसाद है पहली पीढ़ी में, उनके जीवन की समस्याएं, और जो उनका बच्चा होता है गंगा प्रसाद, उसका पालन पोषण जो जयदेई होती है वो करती है। ये सब वर्णित है। तो इसके जो पहले 2 खंड है, यानी पहला खंड और दूसरा खंड, ये ज्वाला प्रसाद पर आधारित है। इसका तीसरा खंड, अब यहाँ पे जयदेई ने क्या किया, गंगा प्रसाद का पालन पोषण किया। तो तीसरी पीढ़ी जो है, तीसरा खंड जो है इसका गंगा प्रसाद पर आधारित है, और इसमें जयदेई की मृत्यु हो जाती है। फिर गंगा प्रसाद की नौकरी वगैरह का चित्रण है, और संतोष जो उसकी लाइफ में आती है उनका चित्रण है। ठीक है। फिर है चौथा खंड, गंगा प्रसाद पर आधारित है। इसमें जो छिनकी होती है, जो शिवपाल के साथ रहती है, मुंशी शिवपाल के साथ, उस छिनकी की मृत्यु हो जाती है। आंदोलन वगैरह दिखाया गया है। फिर मलका से गंगा प्रसाद का संबंध वगैरह दिखाया गया है, और मलका का विवाह दिखाया गया है। और 5वां खंड इसका पूरा का पूरा नवल किशोर पर आधारित है। नवल किशोर कौन था, तो गंगा प्रसाद का पुत्र। और अंत में ज्वाला प्रसाद ने 70 वर्ष की अवधि के जितने चित्र परिस्थितियाँ देखी, उन सभी का है। तो अंत तक अगर हम कहें इसकी उपन्यास की, एक तरह से देखिए इसमें नायक विहीन उपन्यास है, लेकिन अगर शुरू से अंत तक इस उपन्यास में कौन रहा है, तो वो ज्वाला प्रसाद रहा है। इसके पहली पीढ़ी से या पहले खंड से लेके इसके अंतिम खंड तक जो है ज्वाला प्रसाद इसमें रहा है, और उनके साथ उनका जो बूढ़ा भीखू था, जो नौकर था, वो उनके साथ ही रहता है। ठीक है। तो इसमें पारिवारिक किस प्रकार है, तो देखिए इसमें पारिवारिक चित्रण किस प्रकार से है, क्योंकि ये 4 पीढ़ियों की कथानक है। देखिए सबसे पहले आते हैं कुंदन लाल, जिनका केवल नाम जिक्र हुआ है।
उनके पुत्र थे बनवारी लाल, इनका भी केवल नाम जो है इसमें लिया गया है। और इनके बनवारी लाल के 2 पुत्र होते हैं, मुंशी शिवपाल और दूसरे पुत्र होते हैं राधे लाल। मुंशी शिवपाल का एक पुत्र होता है ज्वाला प्रसाद, और जो राधे लाल होते हैं उनके 4 पुत्र हैं, रामलाल, श्यामलाल, किशनलाल और बिशनपाल। ठीक है, ज्वाला प्रसाद के पुत्र का नाम क्या हो गया? गंगा प्रसाद। वहीं पे बाकी इन तीनों के तो पुत्र का इतना नहीं है। रामलाल के पुत्र का जिक्र है तो उनका पुत्र होता है वंशीधर। ठीक है, फिर गंगा प्रसाद के 4 बच्चों का जिक्र है। अभी तो अपने कहानी तो आधारित है नवल पे, लेकिन उनके 4 बच्चे हैं, नवल, विद्या। मेन 2 कहानी इन दोनों पे जाती है, सुधा और केवल, ये इनके नाम ही हैं। तो नाम याद रखिएगा, कई बार आपसे नाम पूछ लेते हैं कि कौन सा पात्र उसका नहीं है, या फिर कौन से उनके बच्चे नहीं हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो नवल और विद्या, सुधा, केवल, ये कुल 4 बच्चे हैं गंगा प्रसाद के। जिक्र में जिनकी मोस्टली कहानी है वो नवल और विद्या पर आधारित है। फिर जो घसीटा है उनके घर का नौकर, उसका परिवार, उसकी पहली पत्नी होती है रधिया, जो कि मर जाती है, मरी हुई होती है वैसे तो। उसके पुत्र का नाम होता है भीखू, और जो छिनकी होती है वो घसीटे की दूसरी पत्नी होती है। ठीक है, फिर प्रभुदयाल और जयदई हैं, जिनका पुत्र है लक्ष्मीचंद। ये कुछ फैमिलीज हैं जिनका जिक्र हुआ है, और पात्र ये रहे। ठीक है, और पात्रों के मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हमारा हो जा रहा है। प्रकाशन वर्ष 1968 है। राग दरबारी का रचना काल की बात करें तो 1964 है। ये एक व्यंग्य रचना है और इसमें आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता का चित्रण है। प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी का इसमें चित्रण किया गया है। गांव अधिकतर पूछ लेते हैं तो इसमें शिवपालगंज का जो है जिक्र किया गया है। तो 1947 के बाद उत्तर भारत के गांवों में फैली विसंगतियों का इसमें चित्रण किया गया है। उपन्यास में कुल 35 परिच्छेद है और इसमें 1969 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 15 भारतीय भाषाओं में ये अनुवादित है। और उपन्यास में जो कॉलेज वर्णित है उस कॉलेज का नाम क्या है? छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। ठीक है, पात्र सब ये रहे हैं, पात्र नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। आपका बंटी, प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी, 16 भागों में ये विभाजित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पूरा का पूरा उपन्यास जो है बंटी पर केंद्रित है। इसमें तलाकशुदा माता पिता के और उनके बच्चे की जो मानसिक स्थिति उन पर क्या बीतती है इसका चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए ये पात्र है आप सभी के सामने, एक बार क्विक नज़र में देख लीजिए फटाफट। फिर बात करते हैं अगले उपन्यास की, तो वो है मानस का हंस। तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। इसमें तुलसीदास को सहज मानव के रूप में दिखाया गया है। तो तुलसीदास जो है राम भोला से तुलसीदास जब बनते हैं उन तक के सफ़र का वर्णन किया गया है। और ये उपन्यास जो है लखनवी अंदाज में लिखा गया है। अब यहाँ पे मानस का हंस, तो मानस का क्या तात्पर्य है? मनोभाव, मन में उत्पन्न संकल्प, मन से मन के द्वारा, या फिर रामचरित मानस। वहीं पे हंस का क्या तात्पर्य है? आत्मा, अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य, एक प्रकार के सन्यासी, शुद्धात्मा। ठीक है, ये इसके पात्र हो गए हैं। पात्र अधिकतर पूछ ले जाते हैं तो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा उपन्यास है पुनर्नवा। प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। कुल अध्यायों की बात करें तो 31 अध्याय है। ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण का चित्रण किया गया है। लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम का आधार जिसमें लिया गया है। इसमें गुप्तकालीन 4वीं शताब्दी की घटनाओं का चित्रण है। अब इसमें प्रेम का हमें त्रिकोण चित्रण देखने को मिलता है, मतलब ट्रायंगल, लव ट्रायंगल जिसको आप आजकल इंग्लिश में बोलते हैं ना, कि वो देखने को। तो प्रेम का त्रिकोण चित्रण ये किस किस के बीच है? तो देवरात, शर्मिष्ठा और मंजुला। ठीक है, पहला त्रिकोण प्रेम इनके बीच है। फिर चारुदत्त है जो धूता और वसंत सेना है। फिर आर्यक है जो मृणाल और चंद्रा। फिर श्यामरूप और मदनिका, तो इनके बीच तीसरा नहीं है, लेकिन
ये जो है प्रेम वर्णन इनके बीच हुआ है। ठीक है, पात्र आपके सामने ये रहे सारे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम बसंती उपन्यास के। प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी, 15 भागों में विभाजित है। तो गांव से विस्थापित रोजी रोटी की तलाश में आए शहरी मजदूरों का इसमें चित्रण किया गया है कि उन्हें किस प्रकार से क्या क्या झेलना पड़ता है। दिल्ली महानगर की इसमें कथानक का वर्णन है। ये 1978 में वांगचू कहानी में संग्रहित राधा अनुराधा कहानी का विस्तार इसको कहा जाता है। राधा अनुराधा कहानी को बसंती उपन्यास की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं। कहानी संग्रह आपको पता चल गया कि क्या था, किसमें मतलब ये राधा अनुराधा है। ठीक है, पात्र यहाँ पर रहे, ये नीचे भी कुछ पात्र है इसके। फिर उपन्यास आया था हमारा नीला चांद। प्रकाशन वर्ष 1988 ईस्वी। इस उपन्यास में मध्यकालीन काशी का चित्रण किया गया है। उपन्यास में कुल अध्याय की बात करें तो 58 अध्याय है और अंत में जो है इसका नेपथ्य दिया गया है। इस उपन्यास को व्यास सम्मान, शारदा सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उपन्यास की विषय वस्तु की बात करें तो 11वीं सदी के राजा विद्याधर के पौत्र कीर्ति वर्मा के द्वारा अपने खोए हुए राज्य की वापसी का इसमें जिक्र हुआ है। ठीक है, चलिए ये इसके पात्र हो गए हैं। अब बात करते हैं जितने भी आपके उपन्यासकार दिए गए हैं उनके उपन्यासों की, कि उनके द्वारा जो अन्य उपन्यास लिखे गए हैं, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से भी बन सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको वो पूछे जाए, वो भी प्रश्न आ सकते हैं जो उपन्यासों के अन्य उपन्यासकार जो दिए गए हैं उनके अन्य उपन्यासों से। तो सबसे पहले आता है देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, प्रेमचंद जी के उपन्यास यहाँ पे। प्रेमा 1907, फिर सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, वरदान 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948 जो कि उनके द्वारा लिखित अपूर्ण उपन्यास है। फिर है वृंदावन लाल वर्मा, इनके उपन्यास है। पूरा यहाँ पे क्रम से दिया हुआ है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हैं। तो पहला है गढ़कुंडार 1930 ईस्वी, लगन 1928 ईस्वी, संगम 1928, प्रत्यागत 1927, कुंडली चक्र 1932, प्रेम की भेंट 1928, विराटा की पद्मिनी 1936, मुसाहिब जो 1946, कभी न कभी 1945, झांसी की रानी 1946, देखिए ये सब तो पूछा ही जाता है, कचनार 1947। देखिए अगर क्रम पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में तो गढ़कुंडार इन चारों पांचों का एक साथ पूछा गया है, इसका झांसी की रानी, कचनार। ठीक है, अचल मेरा कोई 1948, माधवजी सिंधिया 1957, टूटे काटे 1945, मृगनयनी 1950, सोना अमरवेल, फिर भुवन विक्रम, अहिल्याबाई और कचनार। ये हो गए वृंदावन लाल जी के उपन्यास। ठीक है, अगेय जी के 3 ही उपन्यास हैं। शिखर एक जीवनी प्रथम भाग जो कि उत्थान है 1941 ईस्वी और दूसरा भाग है इसका संघर्ष 1944 ईस्वी। फिर है नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961। फिर है अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947, सेठ बाकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और वेश 1966, 7 घूंघट वाला चेहरा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्य भूत गोपाल 1973, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1996। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास, इनके उपन्यासों का तो क्रम अधिकतर पूछा जाता है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा 1947, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। तो इनके उपन्यासों का क्रम पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। फिर उपन्यास किस पर आधारित है वो भी पूछा जाता है। तो अनामदास का पोथा औपनिषदिक काल, पुनर्नवा 4वीं शताब्दी, बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं 7वीं शताब्दी, चारुचंद्र लेख 12वीं 13वीं शताब्दी। ठीक है, ये हो गए।
फिर है फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास तो मैला आंचल 1954, प्रतिपदी कथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कलंक मुक्ति 1976, रामरतन राय 1971, ये उनके द्वारा लिखित अपूर्ण उपन्यास है। फिर है पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। ठीक है, अब बात करेंगे चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यासों की। हृदय की परख 1918 ईस्वी, ख्वास का ब्याह 1927, हृदय की प्यास 1932, अमर अभिलाष 1932, आत्मदाह 1937, मंदिर की नर्तकी 1939, रक्त की प्यास 1940, नीलमणि 1940, नीलमाटी 1940, अदल बदल 1944, दो किनारे 1947, अपराजिता 1952, आलमगीर 1954, सोमनाथ 1944, वयम रक्षामः 1955, सोना और खून 1960, आकाश की छाया में 1961, सह्याद्री की चट्टानें 1961, दादा 1961, सुबदा 1962 ईस्वी। फिर है यशपाल जी के उपन्यास दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958, तेरी मेरी उसकी बात 1973। फिर है उनके द्वारा लिखित कुछ लघु उपन्यास 12 घंटे 1963 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, क्यों फंसे 1966 ईस्वी। फिर है भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास पतन 1928 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, अपने खिलौने 1957 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, वह फिर नहीं आई। फिर है सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सभी नचावत, राम गुसाई। फिर है प्रश्न और मरीचिका, धुप्पल और चाणक्य। ठीक है, फिर श्रीलाल शुक्लकृत जो उपन्यास है उस पर आ जाए तो पहला है सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, आदमी का जहर 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999, राग विराग 2001 में। फिर है मन्नू भंडारी कृत उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1959, आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी 1982। फिर है भीष्म साहनी कृत उपन्यास झरोखे 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, बसंती 1980 ईस्वी, मैयादास की माड़ी 1988 ईस्वी, कुंतो है और 1993 ईस्वी, नीलू नीलमा नीलोफर 2000 ईस्वी। ठीक है, फिर है शिव प्रसाद सिंह कृत उपन्यास अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी, गली आगे मुड़ती है 1974 ईस्वी, नीला चांद 1988 ईस्वी, मंजूशिमा 1990 ईस्वी, कोहरे में युद्ध 1992 ईस्वी, दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी, औरत 1993, वैश्वानर 1996 ईस्वी। तो ये हो गए सभी उपन्यासों और उपन्यासकारों के बारे में। अब आ जाते हैं कहानी पे। तो सबसे पहला है दुनिया का अनमोल रतन, प्रेमचंद कृत, प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। ये ज़माना पत्रिका में संकलित है और इसका ज़माना पत्रिका में छपी थी। सोजे वतन संग्रह में ये संकलित थी और सोजे वतन संग्रह में कुल कहानियाँ कितनी हैं तो 5 कहानियाँ इसमें संकलित है। और इसकी शैली क्या है तो रूपकात्मक कथा शैली है। नेक्स्ट है कफन, प्रेमचंद कृत 1936 ईस्वी। ये चांद पत्रिका में छपी थी कफन कहानी संग्रह में और इसमें कुल कितनी कहानियाँ संकलित है तो कफन कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ संकलित है। और ये कहानी किस पर आधारित है तो यथार्थवाद पे। नेक्स्ट है कानों में कंगना, कहानीकार है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। ये इंदु पत्रिका में छपी थी और कुसुमांजलि कहानी संग्रह में ये संकलित है और इसमें कुल 6 कहानियाँ संकलित है। और शैली की बात करें तो ये यथार्थमक कथा शैली है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है ताई कहानी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक कृत। इसका प्रकाशन वर्ष और कहानी संग्रह जिसको पता हो कमेंट कर दीजिएगा। शैली की बात करें तो चित्रात्मक शैली में वर्णित है। नेक्स्ट है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत, प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। ये छपी थी सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी संग्रह में, जो कि कुल कहानी ये 5 भागों में विभाजित है, फ्लैशबैक शैली में और प्रथम विश्व युद्ध पर यह आधारित है। नेक्स्ट है आकाशदीप कहानी, जयशंकर प्रसाद कृत 1929 ईस्वी।
कहानी संग्रह है आकाशदीप, और आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां संकलित है। शैली की बात कर ले तो ये वर्णनात्मक शैली में है, इसमें कुल 7 परिदृश्य है। नेक्स्ट है पत्नी कहानी, जैनेन्द्र कृत, 2000 में प्रकाशित है। ये उनके कहानी संग्रह दो चिड़िया में संकलित है। ये मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु कृत, प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। ये उनके कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है। ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ये इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में प्रकाशित हुई है, और ठुमरी कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियां संकलित है। शैली की बात करें तो ये भावात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट कहानी है रसप्रिया, फणीश्वरनाथ रेणुकृत, 1959 ईस्वी का कहानी वो प्रकाशन वर्ष है। ठुमरी कहानी संग्रह में ये संकलित है। निकष पत्रिका में ये छपी थी, और ठुमरी कहानी में कुल कहानियां कितनी संकलित है तो उसमें कुल 9 कहानी संकलित है। शैली की बात करें तो कथात्मक और विवेचनात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है रोज कहानी, अज्ञे के द्वारा, 1990 ईस्वी, और ये विपथगा में रोजराम से, फिर 1990 में विपथगा के 5वें संस्करण में ये गैंगरी नाम से छपी थी। मनोविश्लेषणात्मक शैली, और ये 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है शरणदाता कहानी, अज्ञे कृत, 1948 में प्रकाशन वर्ष है, और ये उनके कहानी संग्रह ये तेरे प्रतिरूप में संकलित है, वर्णात्मक शैली में है। नेक्स्ट है चीफ की दावत, भीष्म साहनीकृत, 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ये पहला पाठ में प्रकाशित है। पहला पाठ में 15 कहानियां संकलित है। शैली की बात करें तो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है वापसी कहानी, उषा प्रेमवदाकृत, 1960 ईस्वी। ये उनके जिंदगी और गुलाब कहानी संग्रह में संकलित है, उनके द्वारा लिखित पहली कहानी संग्रह है, और इसमें कुल 12 कहानियां संकलित है। शैली की बात करें तो ये चित्रात्मक शैली में लिखी गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहानी आ जाती है परिंदे, निर्मल वर्मा कृत, 1997 ईस्वी। ये उनके कहानी संग्रह परिंदे में संकलित है, और परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। हंस पत्रिका में ये छपी थी, और परिंदे कहानी में संग्रह में कुल 7 कहानियां संकलित है। शैली की बात करें तो पूर्व दीप्ति शैली या फिर प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई, 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ये उनके कहानी संग्रह खोई हुई दिशाएं में संकलित है। शैली की बात करें तो ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव कृत, 1957 इसकी प्रकाशन वर्ष है। जहां लक्ष्मी कैद है कहानी संग्रह में ये संकलित है, और ये प्रतीक पत्रिका में छपी थी, जिसके संपादक अज्ञे जी थे, और उनके 1951 के अंक में ये प्रकाशित हुई थी। वर्णात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है मलबे का मालिक, मोहन राकेश कृत, 1956 ईस्वी। ये उनके कहानी संग्रह नए बादल में छपी थी, और शैली की बात करें तो ये वर्णात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है। तो बाकी तो सब कुछ हम पढ़ ही चुके हैं इसमें पे। तो पहला नाटक है अंधेर नगरी, प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। 6 छोटे अंकों में विभाजित है। प्रहसन है, एक ही रात में लिखा गया है। निरंकुश शासन व्यवस्था पर इसमें व्यंग्य किया गया है। दृश्य से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका पहला दृश्य है बाह्य प्रांत, द्वितीय दृश्य है बाजार, तृतीय दृश्य है जंगल, चतुर्थ दृश्य है राजसभा, पंचम दृश्य है अरण्य, और छठा दृश्य है इसका शमशान। ठीक है, नाटक के पात्र आदि आपको पता ही है, तो ये सब पे हम नहीं डिस्कस करें। जो मेन आ जाता है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक, 1931 से 4 अंकों में विभाजित है। पहले अंक में कुल 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य है, तीसरे में 9 दृश्य है, और चौथे में 14 दृश्य है। ठीक है, नाटक में कुल गीतों की संख्या 13 है। इसमें 3 घटना का जिक्र किया गया है: अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय, और सेल्यूकस का पराभव। पात्रों से प्रश्न आता है, आप देख लीजिएगा कौन सा पात्र क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है अंधा युग, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। 5 अंकों में विभाजित है, और नाटक जो है ये 5 अंकों का है, और भाग की बात करें तो 8 भाग है। स्थापना, अंतराल और समापन ये तीनों अंक नहीं है, तो कुल मिला के हो जाएंगे स्थापना, अंतराल और समापन, ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, गीति नाट्य है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक का इसमें वर्णन है।
महाभारत में 18 पर्व और 16 उपपर्व है। इसमें पहला पर्व आदि पर्व और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। अनुक्रम से पूछ लेते हैं प्रश्न, तो चलिए अनुक्रम पे आ जाते हैं। तो इसका पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर है अंतराल, पंख पहिए और पट्टियां, चौथा अंक है गांधारी का शाप, पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और नेक्स्ट है समापन जो कि प्रभु की मृत्यु पे होती है। ठीक है, और ये सारे इसके पात्र हैं। नेक्स्ट नाटक है सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत, 1934 ईस्वी। अब इसको याद कैसे रखना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लाल और मिश्र में कि ये लाल है या मिश्र है। तो देखिए, जब आप होली खेलते हैं, लास्ट पॉइंट आप गौर कीजिए, होली केवल आप लाल रंग से नहीं खेलेंगे, उसमें आपका लाल, पीला, नीला, हरा सब होता है, तो मिश्रित रंग होता है, इसलिए इसको किसने लिखा है, मिश्र जी ने। ठीक है, इसमें 3 अंकों का है, ये कथा की अवधि 12 से 13 घंटे की है, समस्या प्रधान नाटक है, नायिका प्रधान नाटक है। कुल पात्रों की बात करें तो इसमें 9 पात्र हैं, 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। ठीक है, पात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, पात्रों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन तो 1 से 2 ही आएंगे, उपन्यास और नाटक इन सब में मिला के, बाकी आयोग की मर्जी कितने क्वेश्चन किस यूनिट से दे दे। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश कृत, 3 अंकों का है। पात्रों की बात करें तो इसमें कुल 12 पात्र है, 7 पुरुष और 5 स्त्री पात्र है, कालिदास के जीवन पर आधारित है, और इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है मिल चुका है। ठीक है, ये इसके पात्र है। नेक्स्ट नाटक है अंजो दीदी, 1955 ईस्वी, 2 अंकों में विभाजित है। पहले अंक में कुल 3 दृश्य हैं, दूसरे अंक में कुल 3 दृश्य है। नारी के कठोर नियंत्रण से जो किस प्रकार से पारिवारिक विघटन होता है, इसका इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, नाटक के पात्र ये रहे। अब इसके बाद जो नाटककार हैं उनके द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुछ मौलिक और कुछ अनुदित नाटक लिखे हुए हैं। तो पहले बात करते हैं अनुदित नाटक। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, यह संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट है रत्नावली 1868 ईस्वी, यह संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विखंडन 1872 ईस्वी, यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के 3रे अंक का अनुवाद है। फिर है धनंजय विजय 1873 ईस्वी, यह संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट है कपूर मंजरी 1875 ईस्वी, यह सट्टक श्रेणी का नाटक संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित नाटक का अनुवाद है। भारत जननी 1877 ईस्वी, यह इनका गीति नाट्य है जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, यह विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, यह अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, ये हो गए इनके अनुदित नाटक। अब बात करेंगे इनके द्वारा लिखित मौलिक नाटकों की, जिसकी संख्या 9 है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, जो कि एक प्रहसन है, इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। नेक्स्ट है सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, इसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन है। नेक्स्ट है श्री चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी, इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। विशेष्य विषमौषधम 1876 ईस्वी, ये उनके द्वारा लिखित भाण है, यह देशी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति को दिखाया गया है इसमें। फिर नेक्स्ट है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, ये क्या है, नाट्य रासक है। ठीक है, नील देवी 1881 ईस्वी, ये उनके द्वारा लिखित गीति रूपक है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, प्रहसन है जिसमें कुल 6 दृश्य है। फिर है प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, ये उनके द्वारा लिखित नाटिका है, इसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का वर्णन किया गया है। फिर है सती प्रताप 1883 ईस्वी, गीति रूपक है।
द्वारा लिखित अधूरा नाटक माना जाता है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। शंकर प्रसाद जी इनके द्वारा लिखित नाटक है सज्जन 1911, कल्याणी परिणय 1912, फिर है प्रायश्चित 1913, करुणालय 1913, राजश्री 1915, विशाखा नहीं है 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1923 और जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933 और अग्नि मित्र इनके द्वारा लिखित अपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट है मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी। ये हो गए नाटकों के ऊपर चर्चा। अब बात करेंगे कथितर गद्य विधाओं की। तो कथितर गद्य विधाओं की बात करें तो पहला है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत। 1884 में बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए ये लिखा गया था। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि बलिया के ददरी मेले में किस वर्ष लिखा गया, बलिया का जो ददरी मेला है उसमें भाषण किस वर्ष दिया गया, ये पिछली बार का प्रश्न था। तो देख सकते हैं कि 1884 में, तो यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है। तो इस प्रकार से आपसे बीसी किस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने पिछले वर्ष नोट लिया होगा तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके हो ही गए होंगे। अब इस साल जिन्होंने नोट्स लिया है उनका भी मैं कहूँगी बेड़ा पार हो जाए, उनकी भी परीक्षा इसी प्रकार से क्लियर हो जाए। तो ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के दिसंबर 1884 अंक में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्यागने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वैष्णवता और भारतवर्ष। अब इसमें मूल चीज़ क्या है वो आप सभी ने पढ़ रखी है। वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध का उल्लेख भारतेंदु कृत रामायण का समय में मिलता है। तो इन्होंने रामायण का समय लिखा है, उसमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे प्राचीन मत वैष्णव को माना गया है। ठीक है, बाकी ये सारी इसकी डिटेलिंग है। नेक्स्ट जो निबंध है वो है आप निबंध, प्रताप नारायण मिश्र कृत। 15 मार्च 1893 में ब्राह्मण पत्रिका के खंड 9 अंक 8, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खंड 9 अंक 8 में ये प्रकाशित है और इसमें आपके महत्व को बताया गया है। यह हास्य और व्यंग परक निबंध है। ठीक है, कि आप शब्द का क्या महत्ता है, क्या है, इसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल है। नेक्स्ट जो निबंध है वो है धोखा, प्रताप नारायण मिश्र कृत। ये उनके द्वारा लिखित ललित निबंध है। यह ब्राह्मण पत्रिका के, देखिए ब्राह्मण पत्रिका में दोनों छपी हैं। ठीक है, ये खंड 9, ये भी खंड 9 में, ये अंक 8, ये अंक 9 में प्रकाशित है, बस इतना ही अंतर है। उसके बाद ये जो निबंध है 1919 में निबंध नवनीत में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्टकृत, सन 1981 में प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को समूह के चित्र का चित्रपट कहा है, ये अधिकतर पूछा जाता है, इसे लाइन यहाँ पे ले ली है। फिर नेक्स्ट है धर्म और समाज, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी कृत। तो समाज के लिए धर्म की क्या आवश्यकता है या नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने ये निबंध में बताया है। जून 1920 प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित है। ठीक है, नेक्स्ट है कवि कर्तव्य। तो इसमें कवि के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसमें 4 मुख्य तत्वों के बारे में बताया गया है। तो 4 मुख्य तत्व पूछे जा सकते हैं, छंद, भाषा, अर्थ और विषय। ठीक है, नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता, सरदार पूरन सिंह कृत, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। इसमें आचरण के महत्व को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि विद्या, साहित्य, कला, धन, इन सबसे ऊपर क्या है, तो इन सबसे ऊपर आचरण को बताया गया है। नेक्स्ट है श्रद्धा और भक्ति निबंध, शुक्ल जी कृत। ये उनके चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी और चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध जो है संकलित है। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत ललित निबंध है। इसमें नाखूनों का बढ़ना किस चीज़ का प्रतीक है और नाखूनों का काटना या उसकी क्या महत्ता है, इन सभी के ऊपर एक अच्छा खासा आप डिटेल देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है महाकवि की तर्जनी, कुबेरनाथ राय कृत। इसमें रामकथा को आधार बनाकर रसबोध, मौलिकता और शीलबोध का चित्रण किया गया है और इसमें 18 निबंधों का ये जो महाकवि का संग्रह है
इसमें हमें वाल्मीकि रामायण, रघुवंशम, उत्तर रामचरित, माधव चरित्र, माधव कंदली, ये रामचरित मानस से संबंधित है, सभी पर इसमें विचार किया गया है। ये एक प्रतीकात्मक निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्ति की पुकार, हिमालय, विद्यानिवास मिश्रकृत ललित निबंध है। अस्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो ये संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में तात्पर्य होता है ये वर्तमान का परिचायक है। विद्यानिवास जी इसमें कहते हैं कि इसमें राहुल संकृत्यायन जी विद्यानिवास जी को कहते हैं, विद्यानिवास जी हिमालय मुझे बुला रहा है। तो पूछा जा सकता है ये किसने कहा है? तो ये राहुल संकृत्यायन ने कहा है। इसमें कालिदास की रचनाओं का वर्णन किया गया है। चीन युद्ध का वर्णन भी किया गया है कि हिमालय हमारी किस प्रकार से उसकी रक्षा की थी हिमालय ने। ठीक है, नेक्स्ट है विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई कृत, ये व्यंग्य निबंध है। 1982 में इस निबंध को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ये 1975 से 1989 तक की अवधि में लिखी गई है। इसमें दो घटनाएं हैं। 1975 में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई थी और 1976 में जो निबंधकार है हरिशंकर प्रसाई जी, उनके टांग टूटना, इनको उन्होंने आपस में जोड़कर वर्णन इसमें किया है। नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त के कृत, ये उनके द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक निबंध है। 1903 से 1907 तक के मध्य भारत मित्र में ये प्रकाशित निबंध है। इसमें पूछा जाता है कि किसका, कौन से उसका जिक्र है? तो लॉर्ड कर्जन का इसमें जिक्र है, उसके शासनकाल का। और इसमें उनके द्वारा 8 चिट्ठे जो हैं उनको लिखे गए हैं। कितने चिट्ठे लिखेंगे पूछ सकते हैं? 8 चिट्ठे। इसके अलावा 2 चिट्ठे जो हैं लॉर्ड मिंटो को लिखे गए हैं। ठीक है, और निबंधों की कथन पूछे जा सकते हैं। जो आपका पहला पेपर हुआ था, मतलब अगर बात करें विज्ञापन संख्या 50 की, तो उसमें कथन पूछा गया था निबंध से। तो निबंधों के ऊपर कथन पूछा जा सकता है, तो एक बार उसको ज़रूर पढ़िए। कि गद्य विधाओं के ऊपर तो पहला है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र का, प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर कृत, 1974 ईस्वी। चीड़ों पर चांदनी, 1964 ईस्वी। मेरा परिवार, महादेवी वर्मा कृत, 1972 ईस्वी। ऋण जल धन जल रेणुकृत, 1977 ईस्वी। अकेला मेला, रमेश चंद्र शाह कृत, 2009 ईस्वी। प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी कृत, 1932 ईस्वी। निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री, 1971 ईस्वी। चिट्ठी पत्री, अमृत राय, 1962 ईस्वी। सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री कृत, 1992 ईस्वी। तो ये हो गया इसका विधाएं और उनके प्रकाशन वर्ष की। अब चलिए छोटी मोटी डिटेल हम पढ़ते हैं विधाओं के ऊपर। तो ये आत्मकथा है, प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। लेखक ने इस दौरे में 60 दौरे की आयु के पश्चात इसको लिखा है। जब लेखक 60 वर्ष के हो गए थे तो उसके बाद इन्होंने लिखा था। तो जीवन के प्रारंभिक 20 वर्षों को आधार बनाकर उन्होंने ये लिखा है। अध्याय की बात करें तो कुल इसमें 17 अध्याय हैं। 13 अध्याय इसमें महत्वपूर्ण है। 9 अध्याय जो है इसके प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित है। अध्याय 3 जो कि इसका शीर्षक है अपनी खबर, उससे संबंधित है। अध्याय चुनार, बनारस और कलकत्ता स्थान से संबंध, अध्याय चुनार एवं बनारस और कलकत्ता ये स्थान से संबंधित है। और शिव पूजन सहाय जी ने उग्र जी को आत्मकथा लिखने को कहा था। तो इसके आप अध्याय की सूची देख ले। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पहला है दिग्दर्शन, दूसरा है प्रवेश, फिर अपनी खबर, धत्योधान, चुनार, नागा भगवत दास, राम मनोहर दास, भानु प्रताप तिवारी, बच्चा महाराज, पंडित जगन्नाथ पांडे, लाला भगवान दीन, पंडित बाबूराव विष्णु परारकर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बनारस और कलकत्ता, जीवन संक्षेप, और अंतिम इसका आ जाता है असंबल गान। नेक्स्ट है आवारा मसीहा, बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रकाशन वर्ष इसका मार्च 1974 है। ये 3 पर्वों में विभाजित है। तो पर्वों से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है दिशाहारा, जिसमें कुल 18 उपशीर्षक है। फिर नेक्स्ट है दिशा की खोज, जिसमें 18 उपशीर्षकों में विभाजित है। अंतिम है दिशांत, जो कि 30 उपशीर्षकों में विभाजित है। दिशाहारा में रंगून जाने से पूर्व यानी उनके बचपन से लेकर यौवन तक की कथा का वर्णन हमें दिशाहारा में मिलता है। नेक्स्ट है दिशा की खोज, तो रंगून के जीवन का वर्णन, जिसमें वो नौकरी की खोज किस प्रकार से करते हैं इसका वर्णन किया गया है। और दिशांत अंत हो जाता है, यानी रंगून से स्वदेश लौटने का वर्णन। ठीक है,
पात्रों के नाम देख लीजिएगा, इसमें पात्रों के नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सुधिया उस चंदन के वन की, विश्वकांत शास्त्री कृत संस्मरण है, प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। ये जो संस्मरण है ये अगेय जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समर्पित है। अध्यायों की बात करें तो कुल इसमें 12 अध्याय हैं। पंक्ति की बात करें तो सुधिया उस चंदन के वन के गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति से संबंधित है। अध्यायों की सूची देख लीजिए, इसमें श्रद्धा और विवेक की ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती, खंड खंड फिर भी अखंड स्वामी अखंडानंद सरस्वती, दीप बुझ गया शिखा अमर है महादेवी वर्मा, आलोक हुआ अपनापन अगेय जी, फूल की पहचान सरस्वास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी, पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता पंडित नरोत्तम शास्त्री, वाग भी विद्वता की साकार मूर्ति देवेंद्र नाथ शर्मा, रणनीति के वरीयता नामवर सिंह, भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष उमाशंकर जोशी, विधायक की यातना भागवत भूमि उत्तर यात्रा, पीढ़ियों से बिछड़े हुए भाइयों के बीच चंद्रोज। अब इसमें कल एक बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे कवियत्री से मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि इसमें कुल कितने साहित्यकारों का वर्णन है। वो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ी हमें भी उस टाइम पे हो गई थी जब हमने इस पर चर्चा किया था। तो इसमें कुल कितने लोगों का वर्णन है, अगर हमें पूछे कि कितने लोगों का इसमें वर्णन किया गया है तो लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहे, मतलब कुल 8 लोगों का इसमें वर्णन है। अगर पूछे कि कितने लोगों का वर्णन किया गया है तो 8। प्रश्न था कितने साहित्यकारों का वर्णन है, ठीक है, कितने साहित्यकारों का वर्णन है। अब यहाँ पे देखिए स्वामी अखंडानंद सरस्वती ये साहित्यकार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक ही है, ये साहित्यकार नहीं है। महादेवी वर्मा, अगेय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ शर्मा, नामवर सिंह और उमाशंकर जोशी, ये कुल मिला के कितने साहित्यकार हैं, तो कुल इसमें 6 साहित्यकारों का वर्णन किया गया है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती स्वामी हो गए, पंडित गांधी नरोत्तम शास्त्री ये कौन है, ये उनके पिता हैं, ये उनका लेख जो है ये उनके बारे में उन्होंने पिता के बारे में इसमें बताया है, ठीक है। तो ये 2 इसमें नहीं आएंगे, बाकी 6 साहित्यकारों का इसमें वर्णन किया गया है। विधायक की यातना, इसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित घटना का जिक्र किया है, ठीक है, इसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित घटना का जिक्र किया है। नेक्स्ट है भागवत भूमि उत्तर यात्रा और पीढ़ियों से बिछड़े हुए भाइयों के बीच, ये यात्रा का वर्णन है, ठीक है। भागवत भूमि उत्तर यात्रा ये आपका द्वारका साइड की जो जगह है वहाँ का वर्णन उन्होंने किया है। भागवत भूमि द्वारका जगह, वहाँ का इन्होंने कुछ वर्णन किया है, ठीक है। और नेक्स्ट है पीढ़ियों से बिछड़े हुए भाइयों के बीच चंद्रोज, इसमें उन्होंने क्या जिक्र किया है, तो अंतिम जो है पीढ़ियों से बिछड़े हुए, इसमें उन्होंने अपनी विदेश यात्रा का जिक्र किया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या चीज़ पूछी गई है। अब मैंने पूरा इसमें बता दिया है, जो कल हमारे बीच कन्फ्यूज़न आया था तो वो भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया और यहाँ पर भी मैंने आप सभी से जिक्र कर दिया है, तो आपको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा कृत, ये उनके द्वारा लिखित यात्रा साहित्य है, प्रकाशन वर्ष है इसका 1964 ईस्वी। निर्मल वर्मा जी के कृत प्रथम संस्मरण है, इसमें उन्होंने यूरोप यात्रा का वर्णन किया है। पर जो चीड़ों की चांदनी है, यहाँ पे जो चीड़ पेड़ का वर्णन है ये शिमला के चीड़ों का नाम है। इनमें उन्होंने 3 नामों का उल्लेख किया है जो कि आभार स्वरूप है, स्वामीनाथन का, बरेन राय और आइसलैंडिक कृति थॉर्मीमेर योगिरियसन, ठीक है, इनका उन्होंने उल्लेख किया है। विषयों की सूची देख ले तो पहला है उत्तर रोशनियों की ओर जिसमें आता है ब्रेक उदासनगर, इसमें प्रश्न पूछा गया था 2020 में, जो विज्ञापन संख्या 50 है उसमें प्रश्न पूछा गया था। रोती हुई मरमेड, उत्तर रोशनियों की ओर, सफ़ेद रात और हवा। तो ब्रेक उदासनगर ये किसमें है, चीड़ों पर चांदनी में, ठीक है। चीड़ों पर चांदनी, लिहत से एक संस्मरण, वर्त राम के एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना और चीड़ों पर चांदनी। तो चीड़ों पर चांदनी इसमें अंतिम में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देहरी के बाहर, लेक्सनेस एक इंटरव्यू, काफा और चापे एक समकालीन चेक सहित, देहरी के भीतर चेखव के पत्र।
तो ये इसके विषयों की सूची है, ये इसके पात्र हैं। नेक्स्ट है मेरा परिवार, महादेवी वर्मा कृत। ये रेखा चित्र संस्मरण बोले, प्रकाशन वर्ष 1972 है। ये इनके द्वारा लिखित चौथा संस्मरण है। इसमें पालतू पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। कुल संस्मरण की बात करें तो इसमें कुल 7 संस्मरण है। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू और ये। तो जो अंतिम इसका संस्मरण है 7वां, देखिए इसको काउंट करेंगे तो 7 संस्मरण है। अंतिम में 3 का जिक्र है, ठीक है। तो और अगर पूछे कि कुल कितने पशु पक्षियों का वर्णन है, तो कुल जो टोटल ये है उसमें 9 है। और अध्याय अगर पूछे, विषय पूछे, तो कुल 9 विषय हैं। 9 विषय सूची है। और पशु पक्षी कितने हैं, तो 9 कुल पशु पक्षियों का इसमें मुख्य इनके 9 हैं, ठीक है। अगर आप एक एक पार्ट उठाएंगे, अब पहला ही टॉपिक देख लें। देखिए पहला ही टॉपिक आप उठाएंगे नीलकंठ मोर, तो उसकी मोर की मोरनी भी है। फिर एक एक उसकी क्या कहते हैं उसको, वो दूसरी मोरनी भी आ जाती है, नीलकंठ मोर की जो पत्नी होती है राधा। फिर एक और मोरनी आ जाती है। फिर इनका बेटा भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से तो बहुत सारे पशु पक्षी हो जाएंगे। तो लेकिन जो मुख्य है उनका जिक्र मैं यही करूँगी। जो चैप्टर के नाम है उनसे देख लीजिए। तो कुल संस्मरण कितने हैं, 7 है। पशु पक्षी कितने हैं, तो 9 है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋणजल धनजल, फणीश्वरनाथ रेणुकृत रिपोर्टार्ज है। प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। इसमें बाढ़ और सूखे दोनों का वर्णन किया गया है। ये अज्ञेय जी द्वारा संपादित दीनमान पत्रिका में छपी थी। इसमें ऋणजल दक्षिण बिहार के सूखे अकाल का वर्णन है। धनजल पटना की भयानक बाढ़ का वर्णन है। ऋण यानी माइनस रख लीजिए, तो जल की कमी, धनजल यानी प्लस, तो जल की अधिकता। तो बिहार में सन 1966 में सूखे का वर्णन है। और 1975 में आए बाढ़ का चित्रण इसमें किया गया है। अब प्रश्न आया था इसके शीर्षक से, ये कुत्ते की आवाज़ शीर्षक इसमें है, ठीक है। तो इसमें देखिए बाढ़ का जो जिक्र है उसमें जो शीर्षक है वो है कुत्ते की आवाज़। दूसरा शीर्षक है जो बोले सोनिहाल, पंछी की लाश, कलाकारों की रिलीफ पार्टी और मानुष बने रहो। ये जो बाढ़ का वर्णन है उसके अंदर ये शीर्षक है। और नेक्स्ट है सूखा, जिसका शीर्षक है भूमि दर्शन की भूमिका, जो कुल 6 भागों में विभाजित है। तो ये कुल इसके शीर्षक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकेला मेला डायरी, जिसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। इसमें 1980 से लेकर 1986 तक की एंट्रीज है। वर्ष 2009 में इसमें प्रकाशित है। और इसमें इन लेखकों का जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी कृत। ये उनके द्वारा लिखित तो दूसरा साक्षात्कार है। इनका पहला साक्षात्कार है रत्नाजी से बातचीत, जो कि 1931 में विशाल भारत में प्रकाशित है। ये भी विशाल भारत में ही प्रकाशित है, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन, ठीक है। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो है उन्होंने प्रेमचंद जी का लिया था, उसका वर्णन इसमें किया है। कुछ लोग इसे पहला साहित्यिक इंटरव्यू भी मानते हैं। नेक्स्ट है निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री कृत। प्रकाशन वर्ष 1971। और संस्कृत कविताओं का संकलन काकली नाम से इन्होंने किया है। और ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने, और निराला जी ने काकली के गीत पढ़कर जानकी वल्लभ शास्त्री जी को प्रिय बालपिक कहकर संबोधित किया था। इसका प्रथम संस्करण 1971 ईस्वी है। इसमें जो वाक्य आता है देखिए, जो पढ़ेंगे आप, तो अपनी फजले की उस करुण कातर दृष्टि को, तो जब निराला जी जानकी वल्लभ शास्त्री से पहली बार मिले थे तो यही वाक्य जो है वहाँ पे आया था। तो ये इस वाक्य को देख ले, पूछ सकते हैं कि कहाँ से है, किससे लिया गया है। इसमें पहला पत्र जो है 13/7/1935 से है, ठीक है। और कुल पत्रों की संख्या 109 है। इसका अंतिम पत्र जो है 15/1/1957 है, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था उस दिन कि ये कौन सा पत्र है। इसका अंतिम पत्र तो 1961 का कुछ है। फिर मैंने जब देखा तो मैंने कहा नहीं, फॉर्मेट आप चेक करिए, पत्र का फॉर्मेट क्या है। पत्र के फॉर्मेट से आपको अंतिम पत्र इसी तिथि का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिट्ठी पत्री, अमृतराय जी कृत। तो इसमें प्रेमचंद जी के पत्रों का संकलन है। प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी। ये पत्र 2 भागों में विभाजित है। पहले खंड के संपादक अमृत राय जी है। और इस पहले खंड का संपादन जो है अमृत राय और मदन गोपाल दोनों ने मिलकर किया है। और दूसरे भाग का संपादन केवल अमृत राय जी ने किया है। पहले खंड में प्रेमचंद जी के दया नारायण निगम के साथ पत्रों का संकलन है।
और इसमें पत्रों का कुल संकलन कितने पत्र है, तो 281 पत्र है पहले में। दूसरे भाग की बात करें तो इसमें प्रसाद जैनेन्द्र जो उनके समकालीन लेखक है, उनके साथ उनके पत्र व्यवहार का चित्रण है। दूसरे भाग में पत्रों की संख्या 283 है और इसमें कुल 46 लोगों के नाम पर पत्र हैं। पहला पत्र जो है इसमें जैनेन्द्र के कुमार का है और जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद जी को बाबूजी कहकर पत्र लिखते थे। दूसरा पत्र जो इसमें है वो बनारसी दास चतुर्वेदी का है और इसमें अंतिम पत्र जो है हरिहर नाथ जी का है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट डिटेल जो आपको मैंने यूनिट 8, 9, 10 से 8 का तो खैर नहीं कराया है कविताओं का, बाकी जो भी कविता थी, कविता के जो लेखक थे, उन सभी के ऊपर मैंने आप सभी को क्विक रिवीजन करा दिया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो क्विक रिवीजन करना था जल्दी से वो मैंने आप सभी को करवा दिया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट कराने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।